दादा आप रिलैक्स करो। मैसेज ये कर दो। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते सर, शुरू कीजिए सर। समय तो बदल दिए थोड़ा। मित्रों नमस्ते, और सभी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं ज़्यादा तकनीकी भाषा में नहीं जाऊँगा। मैं साहित्य और भाषा का अध्यापक रहा हूँ, अतः साहित्य के शैली में कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हिंदी का क्या महत्व है और हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का क्या इस समय उसकी दशा और दिशा है, उस पर अपनी बात करना चाहूँगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं मृत्युशैया पर भी गंभीर नहीं हो सकता। यह तकनीकी विषय है और मैं कोई तकनीकी का जानकार नहीं हूँ, उसका मेरा अधिकार भी नहीं है उस पर बोलने का। परंतु यह तकनीकी मीडिया जो है, इसमें हिंदी की वर्तमान अवस्था पर हम बात करेंगे। मित्रों, साहित्य और भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि इस सृष्टि के निर्माण का इतिहास। नासदीय सूक्त में, ऋग्वेद का जो नासदीय सूक्त है, उसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड में पहले कुछ नहीं था, केवल शून्य था, और शून्य में वो परम तत्व ईश्वर था। उस परम तत्व की इच्छा से, अपनी इच्छा को आकार देने के लिए उसने सृष्टि का और ब्रह्मांड का निर्माण किया। मराठी के कवि है दत्तात्रेय घाटे। उस दत्तात्रेय घाटे ने इसी को बड़े सुंदर अंदाज में कहा है। थी सृष्टि कहाँ, प्रकाश और तमस कहाँ था बस केवल जगनायक, यह काल भी कहाँ था। महाग्रंथ का निर्माण किया, बस इच्छा ही उसके पास साधन था। कुबेरनाथ राय ने बड़ी सुंदर बात कही है। वो कहते हैं कि सूर्य यह आदि कवि है, और वह आदि कवि किरणों की कलम के माध्यम से पृथ्वी पर रंग रूप बिखेरता है और अपने काव्य का सृजन करता है। यानी साहित्य यह सृष्टि के निर्माण के समय से ही है। उसी प्रकार से साहित्य का जो माध्यम है भाषा, और भाषा का मूल आधार है ध्वनि। उस ध्वनि के संदर्भ में भी वैज्ञानिकों ने, साहित्यिकों ने, दार्शनिकों ने इसी प्रकार की बात कही है। विज्ञान की एक थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी में कहा गया है कि 1500 करोड़ वर्ष पहले ब्रह्मांड एक अति सघन, अति सूक्ष्म एक परमाणु के रूप में था, सिमटा हुआ सा। और बाद में जब विस्फोट हुआ तो उस महाविस्फोट में उसका विस्तार हुआ, और यह सारा ब्रह्मांड, यह सारी सृष्टि, यह सारे तारे, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, इनका निर्माण हुआ। परंतु यह परम तत्व क्या है, उसके बारे में विज्ञान मौन रहता है, और वहां से साहित्य का काम आरंभ हो जाता है। साहित्य कहता है, दर्शन शास्त्र कहता है कि वो परम तत्व ही ईश्वर है,
और उसने अपने को देखने की इच्छा से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। बाइबल का जो न्यू टेस्टामेंट है, उस न्यू टेस्टामेंट के संकलक है जॉन। उन्होंने कहा है कि सबसे आरंभ में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और इसीलिए शब्द ही ईश्वर है या शब्द ही ब्रह्म है। यानी भारतीय दर्शन शास्त्र और बाइबल की संकल्पनाएं बिल्कुल समान सी हैं, एक सी हैं। एक बात निश्चित है कि जहां साइंस या विज्ञान समाप्त हो जाता है, वहां से दर्शन और अध्यात्म और साहित्य आरंभ हो जाता है। कहा जाता है कि वह शून्य में ईश्वर लेटा हुआ था और उसने बाद में पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, फूल, झरने, इनका निर्माण किया और बाद में मनुष्य का निर्माण किया, पशुओं का निर्माण किया और इस सृष्टि का ये काफिला जो है चल पड़ा। थोड़ा सा एक अवान्तर या एक क्षेपक के रूप में मुझे क्षमा कर एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी सुंदर है। किसी कवि ने कहा कि शून्य में ईश्वर लेटा हुआ था और ईश्वर को लगा कि मैं अकेला हूं तो मैं कुछ और बनाऊं, देखूं, जैसे कवि को लगता है सृजन करूं। तो उस प्रकार से ईश्वर ने ये सारी सृष्टि निर्माण की, पृथ्वी निर्माण की, पेड़ पौधे निर्माण की और फिर वो लेट गया, सो गया। पर सोने के बाद भी वो बेचैन सा सोचता रहा कि यह अधूरा है। इस सृष्टि का निर्माण तो किया लेकिन इसे भोगने वाला भी कोई चाहिए और इसलिए उसने पुरुष का निर्माण किया। पुरुष का निर्माण करने के बाद फिर वो लेटा, फिर सोया, फिर करवट बदलता रहा, फिर सोचने लगा कि पृथ्वी बनाई, सृष्टि बनाई, भोक्ता मनुष्य भी बनाया, पुरुष बनाया, लेकिन यह अधूरी है। पुरुष के साथ कोई एक और हो जो इस सृष्टि को आगे चलाए। और तब उसने स्त्री का निर्माण किया। अंत में उसने कहा कि स्त्री का निर्माण किया और उसके बाद न तो वो देवता सोया न पुरुष सोया। ये मजाक की बात छोड़ें, कहने का मतलब है कि पाणिनि ने भी जो ध्वनि निर्माण की प्रक्रिया बतलाई है वो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया के समान है। पाणिनि कहता है कि ध्वनि या भाषा का जो मूल है, ध्वनि आधार, उस ध्वनि की 4 अवस्थाएं होती हैं। एक पहली अवस्था होती है उसकी, जिसको कहते हैं पराध्वनि। पराध्वनि वहां से जहां पर उस आदमी की या व्यक्ति की या कवि की इच्छा पैदा होती है। आत्मा में वो एक प्रकार से इच्छा उसके निर्माण होती है, वहां पर वो पराध्वनि की अवस्था है, इच्छा। जैसे सृष्टि के निर्माण में भगवान की इच्छा महत्व की आधार थी, उसी प्रकार से भाषा के निर्माण में बोलने वाले की इच्छा वो पराध्वनि के रूप में पहले आत्मा में विकसित होती है। उसके बाद वह पश्यंती ध्वनि, यानी वो मानस पटल पर उसका चित्र तैयार होता है। उसकी जो विल है, उसकी जो इच्छा है, वो जो बोलना चाहता है, उसका एक चित्र मानस पटल पर तैयार होता है, इच्छा चित्र। और उसके बाद मध्यमा, यानी उस चित्र को व्यक्त करने की एक बुदबुदाहट जिसे कहते हैं। अभी ध्वनि का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन एक अस्पष्ट प्रयत्न, कोशिश। तो वह कोशिश जो है वो मध्यमा अवस्था। और अंत में अवस्था आती है वह है वैखरी, यानी जहां पर ध्वनि का स्फोट होता है, ध्वनि का निर्माण होता है प्रश्वास के द्वारा
ध्वनि वो 5 अवयवों से 5 जगह से वाक यंत्र से टकराकर और वो ध्वनि का रूप लेती है। कंठ है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है और 5 वर्ण की ध्वनियां बनती हैं और ध्वनि से शब्द, शब्द से भाषा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यह मीडिया में आने के पहले हमारे अंदर वो ध्वनि के कैसे साधन हैं, उन साधनों को देखना जो है वो एक प्रकार से महत्व की बात है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। वस्तुतः आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी एक तरह से स्फोट हुआ है, विस्फोट हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये जो है इसके 4 चरण हैं। इसमें एक रेडियो है, दूरदर्शन है, उसके बाद फिल्म है महत्व का साधन, और चौथा स्तंभ जो है वो संगणक या मोबाइल जिसे हमको कहते हैं। यह एक प्रकार से आज बहुत गतिमान माध्यम बने हैं। जैसे कोई एक बेलगाम का घोड़ा हो और उस पर आज का युग, आज का जमाना, उस पर आज के हम जो है सवार हैं, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। किसी ने कहा है, रौ में है रश के जमाना, न जाने कहां जाके थमे। रौ में यानी गति में है, रश के जमाना यानी जमाने का घोड़ा, रश माने घोड़ा। रौ में है रश के जमाना, न जाने कहां जाके थमे। न पा लगाम में, न लगाम हाथ में है, न पा में रकाब, रकाब में पा। न लगाम हाथ में है, न रकाब में पा। हाथ में लगाम भी नहीं और नीचे रकाब के अंदर हमारे पैर भी नहीं। तो एक नंगे पीठ के घोड़े पर बैठा हुआ आज का जमाना सूचना तकनीकी के इस वेगवान घोड़े पर सवार है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इस घोड़े को नियंत्रण में लेना है तो हमको अपने मन को भी वैसे ही साधना पड़ेगा। हमको अपना मन जो है वो मन भी, जिसे विनोबा भावे ने सुप्रामेंटल कहा था। विज्ञान के विकास का तो हुआ, लेकिन विज्ञान के साथ साथ मनुष्य की सोच और मनुष्य का मानस जो है उसकी प्रगति वैसी नहीं हुई वैज्ञानिक। तो उसको लिए सुप्रामेंटल अति मानस की अवस्था है। जात, धर्म, भाषा, इन संकीर्ण गलियों में टेढ़ी टोपी पहनकर और अगर घमंड से हम घूमेंगे तो हम विज्ञान को, तकनीकी को नियंत्रण में नहीं ला पाएंगे। हमें विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व का रास्ता अपनाना पड़ेगा अगर सूचना तकनीकी के पर नियंत्रण करना है, विज्ञान पर नियंत्रण करना है, तो कोई रास्ता नहीं है। अभी अभी आपको पता है कि कोरोना ने जो संकट खड़ा किया हुआ है, इसका कारण यह है कि उस तकनीकी के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व नहीं चाहते। तो इस प्रकार से भाषा और साहित्य का संस्कार कभी नहीं जरूरी था, उतना आज के कालखंड में आकर बन गया है। सूचना तकनीकी, ये सारी जो बौद्धिकता है, ये जो बौद्धिक संपदा है, ये संपदा ही मानव के अस्तित्व का संकट बन रही है। एक फारसी में किसी ने कहा हुआ है, रोशनी तबा तो बर्मन बला सुदी। रोशनी तबा यानी मेरे ही बुद्धि की योग्यता, बर्मन बला सुदी मेरे लिए बला बन गई है आज के मानव के लिए। तो इस प्रकार से जितने भी ई मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन सब पर, या तकनीकी के जो क्षेत्र हैं, या जो विज्ञान है, इन सब पर हमको नियंत्रण पाने के लिए अध्यात्म और साहित्य के संस्कार बहुत आवश्यक बन गए हैं। अब हम ई मीडिया के एक एक अंग को लेते हैं। सबसे पहले अगर आकाशवाणी को हम ले लें,
आकाशवाणी का जन्म ही संकट की घड़ी में हुआ है। मार्कोनी और मैक्सवेल वगैरह ने वो जो ध्वनि तरंगों की शोध की, तो शुरू में वह ध्वनि तरंग जो है वह समंदर में फंसे हुए नाविकों के काम आती थी। वो अपनी मदद के लिए उन ध्वनि तरंगों का प्रयोग करें। उसके बाद जब प्रथम विश्व महायुद्ध हुआ, तो प्रथम महायुद्ध में वह प्रोपेगेंडा करने के लिए और गुप्त संदेश देने के लिए काम में आ गया, रेडियो का वो सेट और ध्वनि तरंगे। उसके बाद फिर द्वितीय महायुद्ध में भी वो सहायक बना खबरें पहुंचाने के लिए। तो जब जब संकट की घड़ी आई है, वह आकाशवाणी, वो ध्वनि तरंगे काम आई हैं। आज के संकट के घड़ी में भी आकाशवाणी काम आ सकती है। कैसे? आकाशवाणी की जितनी गहरी पहुंच है, दूर दराज छोटे गांव तक, पहाड़ों तक, आदिवासियों तक वह आकाशवाणी जैसे पहुंच सकती है, वो दूरदर्शन या कोई माध्यम नहीं पहुंचता। इसलिए आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा जो पहले बहुत कम मात्रा में दी जाती थी, तो वो साहित्य और बाकी विषयों की शिक्षा जो है वो आकाशवाणी के माध्यम से दी जा सकती है। पहले आकाशवाणी को उतना महत्व नहीं दिया गया। विशेष रूप से हिंदी आकाशवाणी जो है उसमें अंग्रेजी समाचारों का हिंदी अनुवाद कर सुनाया जाता है, और उसके कारण बहुत सी गलतियां भी होती रही हैं। आकाशवाणी की भाषा जो है वो बहुत सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, परंतु सरल और सुबोध होने के साथ साथ भी उसमें जो है एक प्रकार का सौंदर्य और एक लचक होनी चाहिए। पूला देशपांडे ने आकाशवाणी के भाषा के संदर्भ में एक बड़ी सुंदर बात कही है। वह कहते हैं कि जैसे कोई युवती आईने के सामने खड़े होकर अपनी वेश सज्जा, अपनी केश सज्जा करती है, और बाद में धीरे से हल्के से अपनी जो छोटी उंगली है, तर्जनी है, उस तर्जनी से बालों की एक लट जो है वो बाहर निकालती है। देखने वालों को ऐसे लगता है मानो वह सहज निकली हुई है, परंतु उसके पीछे इस प्रकार की कारीगरी होती है, इस प्रकार का सौंदर्य होता है। आकाशवाणी के भाषा में भी यही होना चाहिए। उसमें कृत्रिम सौंदर्यता नहीं होनी चाहिए। सरल सुबोध सहजता के साथ साथ फिर वह सरसता, वह कौशल्य भरने की कला उस आकाशवाणी की जो परिचर्चाएं हैं, आकाशवाणी के जो कार्यक्रम हैं, आकाशवाणी के जो शिक्षा के हैं, आकाशवाणी की जो संगोष्ठियां हैं, उनमें जो है इस प्रकार से उस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। और इसके लिए BBC लंदन जो है ये बहुत प्रसिद्ध रहा और बहुत कारगर रहा हुआ है। BBC लंदन, उसके कार्यक्रम, उनके निवेदक, उनकी भाषा, मुझे याद है कि हिंदी कार्यक्रमों के बाद उर्दू के कार्यक्रम शुरू हो जाते थे। कहकशा उर्दू का एक कार्यक्रम, साहित्य कार्यक्रम, चर्चा कार्यक्रम होता था। फिर हालात हाजरा नाम का भी कार्यक्रम। उसके बाद पश्तून भाषा का कार्यक्रम, यानी हिंदी भाषा का प्रचार बहुत दृढ़ता के साथ BBC लंदन की इसमें हुआ। दुर्भाग्य से हिंदी का वैसा प्रचार भारतीय क्षेत्रों में नहीं हुआ, जबकि आकाशवाणी ये शब्द सुमित्रानंद पंत ने दिया हुआ शब्द है। नगेंद्र, आज्ञेय ये आकाशवाणी पर काम करते रहे कई दिनों तक, लेकिन हिंदी फिल्मी गीतों के कारण ही जन जन तक आकाशवाणी के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य पहुंचा है। बात दूरदर्शन की हम करते हैं। दूरदर्शन ये बहुत सर्वसुलभ, सर्वप्रिय, परंतु विवादास्पद ऐसा माध्यम है। इसको लोग इडियट बॉक्स भी कहा करते थे। आज के इस संकट के घड़ी में इस माध्यम का भी बहुत सुंदर ढंग से जो है प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि दूरदर्शन देखने वालों की संख्या, उनका वो जो स्पैन है हिंदी का, वो बहुत बड़ा है। आपको पता है
कि अंग्रेजी के कई चैनल वो डबिंग करते हैं हिंदी में। डिस्कवरी चैनल है, एलटीसी चैनल है और कई चैनल हैं, क्योंकि ज़रूरत है। पहले हिंदी जो है वह भावनात्मक रूप से प्रचार के सामने आती थी, अंग्रेजी के साथ उसकी प्रतिद्वंदिता थी। लेकिन आज वैसे हालत नहीं है। आज हिंदी अंग्रेजी के साथ सह अस्तित्व चाहती है, उसके साथ बढ़ना चाहती है। जैसे कहते हैं, न आंख झुकाकर न आंख दिखाकर, आंख मिलाकर हिंदी आगे बढ़ना चाहती है। आज उपयोगिता है, जमाना उपयोगिता का है, और यहाँ की सबसे बड़ी भाषा हिंदी है, ये सब जानते हैं। और इसीलिए हर क्षेत्र में बीमा हो या और शेयर मार्केट हो, कई क्षेत्रों में जो है वो एक प्रकार से हिंदी का प्रयोग, प्रसार, प्रोडक्ट के साथ बुक भी आती है, छोटी किताब, वो हिंदी में प्रिंट होती है। तो हिंदी का महत्व जो है वो दूरदर्शन में भी वैसे काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन डीडी चैनल अगर छोड़ दें, वहाँ पर भी हिंदी के साथ उतने स्तरीय कार्यक्रम नहीं हैं, साहित्यिक कार्यक्रम नहीं होते। हिंदी के पास इतना समृद्ध साहित्य है, लेकिन वो उनके वह उपेक्षित ही रहा है। निजी चैनलों की तो बात करना ही बेकार है। वो टीआरपी के पीछे लगे हुए, सस्ते भद्दे धारावाहिक और मनोरंजन के पीछे लगे हुए हैं। और समाचार चैनलों के अंदर भी हास्य व्यंग्य काव्य सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। दूरदर्शन के बाद फिल्म की बात अगर हम करें, तो फिल्म एक बहुत समृद्ध, एक बहुत लोकप्रिय ऐसी परंपरा का माध्यम है। परंतु यह पूर्वाग्रह दूषित रहा। शुरू में फिल्मों को देखने का हिंदी के साहित्यकारों का नजरिया ही गलत था। खुद महात्मा गांधी ने इसको ताड़ी की दुकान कहा था। हिंदी के एक लेखक, मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि यह सट्टा बाजार है, उसकी व्यावसायिकता को देखकर। शायद नागार्जुन ने कहा था कि सिनेमा को काली माई ले जाए उठाकर। और इसका कारण यह हुआ कि जिनको साहित्य और भाषा की समझ नहीं है, ऐसे लोगों ने पैसा कमाने के लिए हिंदी फिल्मों को जो है वह एक प्रकार से वो एक ढांचे में और एक मसालेदार ढंग से उनकी कथाओं को सजाया और पैसा कमाया। तो वो साहित्य से कट कर रहा। अपवाद के रूप में कुछ हिंदी साहित्य पर फिल्में बनी, जैसे प्रेमचंद के गोदान पर, प्रेमचंद के गबन के ऊपर फिल्म बनी। फिर कमलेश्वर की कहानी है, धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, उस पर रेणु जी की मारे गए गुलफाम कहानी पर तीसरी कसम फिल्म बनी। लेकिन ये अपवाद स्वरूप है, ये लोग फिल्म में ज़्यादा टिक नहीं पाए, क्योंकि संवेदना साहित्य का विषय है और वो पूरा व्यवसाय और बाजार, तो वह असफल होकर वहाँ से बम्बई से लौटे ये सारे। परंतु हिंदी फिल्मी गीतों ने साहित्य को बनाए रखा। हिंदी फिल्म गीतों की गुणवत्ता ये भारतीय हिंदी साहित्य की गुणवत्ता से कम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से इसको भी देखने का हमारा दृष्टिकोण पूर्वाग्रह दूषित रहा। न हमारे सिलेबस में, न पाठ्यक्रम में कहीं पर भी हमने उन हिंदी फिल्मी गीतों को महत्व नहीं दिया। मैं नम्रता से कहना चाहूँगा कि मैंने एक लघु शोध प्रकल्प जो है वह विश्वविद्यालय यूजीसी को दिया था, 15 वर्ष पहले की बात है। वह हिंदी फिल्मों का साहित्यिक पक्ष नाम से 1935 से लेकर 75 तक के गानों को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर हिंदी के गानों को, फिल्मों को उपेक्षा से देखा गया। किसी ने कहा, जो गावे चंदवा के गीत उसका बेटा मांगे भीख, यानी चांद के गीत गाने वाले का बेटा भीख मांगता है। ये बिल्कुल उलट बात थी, क्योंकि हिंदी की फिल्मों में पैसा क्या कमाया लोगों ने, कवियों ने, और बड़े अच्छे कवि वहाँ पर गए। शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, नरेंद्र शर्मा, पंडित व्यास,
मजरू सुल्तानपुरी, इन लोगों ने हिंदी के फिल्म को सजाया संवारा, वो एक लंबी चर्चा का विषय है। सत्यजीत राय पहले अंग्रेजी लिटरेचर और अंग्रेजी से सीमित थे, लेकिन बाद में गुरुदेव से जब मिलने गए तो गुरुदेव ने एक कविता लिखकर उनको दे दी सत्यजीत राय को। उसका कुछ भाव ये था कि मैंने सारी दुनिया देखी, पर्वत देखे, समंदर देखे, देश देशांतर के चक्कर लगाए, लेकिन मैंने जब अपने पिछवाड़े पर घास के तिनके पर उगे हुए एक ओस की बूंद को देखा जिसके अंदर सारा संसार झलक रहा था, तब कहीं सत्यजीत राय उन अंग्रेजी साहित्य को छोड़कर भारतीय साहित्य की ओर आए। और आगे का इतिहास सत्यजीत राय के फिल्मों का आपको पता है। वो जो कविता थी उसकी कुछ पंक्तियां हैं। बहुदिन धरे, बहु क्रोश दूरे, बहु व्यय करे, बहु देश घूरे, देखित गए ची पर्वतमाला, देखित गए ची सिंधु, देखी नाय चक्षु मिलिया, देखा नहीं मैंने आंखें मिलाकर। घर हाथे, घर के पड़ोस में दो पग फैलिया, दो कदम पर, एक टेर धानेर शिशिरे ऊपर ओपरे, एकटी शिशिर बिंदु, धान के बाली के ऊपर एक अकेली ओस बिंदु को मैंने नहीं देखा। इतनी खूबसूरत बंगाली कविता वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सत्यजीत राय को लिख कर दिया। तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार से फिल्म के बाद अंतिम जो आज का सबसे महत्वपूर्ण मीडिया है वह है संगणक और मोबाइल। संगणक और मोबाइल दोनों की कार्यशैली लगभग एक सी है और हिंदी साहित्य के विकास में बहुत कारगर है। लेकिन एक बात यह है कि यह अभी इस शताब्दी के इस दहलीज पर, इसके सिंह द्वार पर यह हमारे पास या विशेष रूप से हिंदी साहित्य के पास आया हुआ है। इसीलिए इसका तटस्थ अवलोकन करना अभी संभव नहीं है। शायद और 20-25 साल के बाद इसके अंदर का साहित्य, इसमें उभरने वाले कवि, इनके लेखक, इनकी समीक्षा की जाती है। अभी तो हर हेरा गहरा जो है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फेसबुक पर कुछ भी टिप्पणी कर देता है, अपना डाल देता है वक्तव्य, और फिर अपेक्षा भी करता है कि लाइक करे, धमकी भी देता है कि अंगूठा दबाएं अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि मैं गांव में रहा था और एक गवई किस्सा है। संतोषी माता का नया नया उदय हुआ था और पोस्ट कार्ड घर पर आता था, उस पर लिखा हुआ होता था संतोषी माता की छोटी सी कहानी, और बाद में यह कहानी आगे फॉरवर्ड करना और 16 पोस्ट कार्ड लिखकर आगे भेजना, तो आपका भला होगा, नहीं तो आपकी हानि होगी, आप पर घर पर संकट आने वाला है। और उसके बाद फिर ये कार्ड फॉरवर्ड हो जाते थे, जैसे आज व्हाट्सएप और फेसबुक पर फॉरवर्ड का ये खो खो खेल चल रहा है। इस सारे भूसे में से सुई को निकालना यह बड़ा परिश्रम का काम है। इसमें साहित्य कितना है, ये कंटेंट, ये पोस्ट किए गए, इन सब में ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। ये इतना आसान काम जो है वो नहीं है। परंतु एक है कि हिंदी के लिए एक अनंत संभावनाएं इसके साथ उभरी हुई है। हिंदी जो है वह आज भले ही केओस की स्थिति में है, कुछ ई पत्रिकाएं निकल रही हैं, कुछ ई संगोष्ठियां भी हो रही हैं, और अब जैसे हम बोल रहे हैं से वेबिनार भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्व की भूमिका अदा कर रहे हैं। साहित्यकारों के वो सारे संचय जो है उनका काव्य, उनके विवेचन, वो यूट्यूब वगैरह पर आपको मिल जाते हैं। अलग अलग वेबसाइट्स बने हुए हैं, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आगे का विषय है, और निश्चित रूप से इसमें जो है बहुत बढ़ोतरी भाषा की होगी, क्योंकि हिंदी बहुत सशक्त, बहुत संपन्न, बहुत समृद्ध, बहुत विकसित और बहुत बड़े स्पैन की भाषा है। वो केवल मात्र भारत की भाषा नहीं है, भारत के बाहर कई देशों में वो बोली जाती है। तो इस प्रकार की भाषा को आगे का तो एक प्रकार से
समय ठीक रहेगा। एक बात और कही जा सकती है कि ये जो साहित्य है और ये जो भाषा है, इसकी तकनीकी को समझने की और समझाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हिंदी के अंदर सर्च इंजन में भी हम जाकर गूगल में या फिर एक प्रकार से याहू वगैरह जो है उसमें जाकर हम बहुत सी सामग्री का पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। फिर अपना जो साहित्य है उसको अपलोड कर PDF फाइल में, वर्ड में, ये जो माध्यम है इनमें रखा जा सकता है। उसके साथ फिर एक प्रकार से ऐप बने हुए हैं, एप्लीकेशंस बने हुए हैं अलग अलग विषयों के, अलग अलग क्षेत्रों के। और मेधावी लोग और छात्र तो विद्यार्थी तो अपने भी एप्लीकेशन बनाते हैं, अलग अलग उद्देश्यों को लेकर वो होते हैं। जैसे यूट्यूब, इसके अंदर विशेष रूप से वीडियो चैनल जो है, वीडियो का जो है वह एक प्रकार से संकलन किया जाता है, वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। फेसबुक चैटिंग के लिए जैसे आपको मालूम है प्रसिद्ध है। और उसके बाद ट्विटर है, दुनिया जहान की बातें हमको समझाने, सिखाने, बतलाने वाला। तो शिक्षा की दृष्टि से भी ये सारे जो डिवाइस के अंदर, मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर ये सारे मौजूद हैं तंत्र, इन तंत्रों का उपयोग आगे हिंदी भाषा और हिंदी भाषा शिक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो हो सकता है। फिर वीडियो संपर्क के लिए जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, लाइव भी हो सकता है, रिकॉर्ड करके भी किया जा सकता है। तो उसके लिए भी जूम ऐप है, मीट है, ये सारे ड्यू है, स्काइप है, ये व्हाट्सएप है, इन सब ये सारे संपर्क माध्यम भी जो है वो एक प्रकार से काम आते हैं। मीडिया के भाषा की परंतु एक मर्यादा है। देखिए, एक शिक्षक कक्षा में खड़े होकर छात्रों को जैसे उद्बोधन करता है, उसमें क्रिएटिविटी होती है। वो पढ़ाते समय एक ही बात जब आज कहता है और कल कहता है तो उसमें अंतर आ जाता है। जो सच्चा शिक्षक है वो उसकी गहराई को जानता है। मीडिया के माध्यम से ये संभव नहीं है, क्योंकि कक्षा में खड़े होकर हम छात्रों के उसका रिस्पांस जीवंत देखते हैं, अनुभव करते हैं। फिर सादी कक्षा में हर विद्यार्थी का स्तर अलग अलग होता है, तो हमको पता होता है किस विद्यार्थी को कौन सी बात कैसे समझाना है, और एक मध्य मार्ग लेकर चलना पड़ता है। ज़्यादा मेधावी छात्र के लिए भी नहीं और ज़्यादा अति सामान्य छात्र के लिए नहीं, बल्कि एक बीच का मध्यम मार्ग लेकर और हमको अपना अध्यापन करना पड़ता है। तो ये सारे जो टेक्निक होते हैं पढ़ाने के, ये मीडिया के माध्यम से शिक्षा में थोड़े से संभव नहीं होते। दूसरे ये जो माध्यम है, यह संगणक वगैरह, छूटे दूर दराज गांव जो अति सामान्य है, बहुत गरीब आदमी है, वहाँ तक वो अभी तक पहुँचा हुआ नहीं है, और हमें उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। जिसे रस्किन ने अन टू द लास्ट कहा था कि वह आखिरी पादान के आदमी की भी फिक्र करे। उदय शंकर भट्ट कलकत्ता में नृत्य कर रहे थे, और नृत्य करते समय अचानक एक तितली उनके पैर के पास आकर मंडराने लगी। नृत्य उन्होंने रोक दिया, हटाने के बाद भी उनमें तितली जा नहीं रही थी। टिकट निकाल कर लोग आए हुए थे। उदय शंकर भट्ट ने समझाया कि मैं तितली का डांस, तितली का नृत्य तो कर सकता हूँ, अभिनय कर सकता हूँ, लेकिन मरी भी तितली को जीवंत नहीं कर सकता। यानी इतना बड़ा कलाकार एक तितली की फिक्र करता है। आज के इस आपाधापी में, इस टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा देने वाले, साहित्य भाषा का प्रचार करने वाले हम सबको उस तितली का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो इससे अभी वंचित है। वहाँ तक अभी न तो डिवाइस पहुँचा है, न तो इंटरनेट पहुँचा हुआ है, न वो सारी पहुँच है। वो भी हमको एक प्रकार से बहुत समझने की ज़रूरत है। अंत में बिल्कुल एक छोटी सी बात कहूँगा कि इस सारी 20वीं सदी में चल रहे मैकेले की शिक्षा नीति को ही अगर आगे बढ़ाया गया तो बहुत दिक्कत का काम होने वाला है। मैकेले की शिक्षा नीति ये बाबू लोगों का निर्माण करने वाली, साहित्य भाषा संस्कारों से विहीन ऐसी शिक्षा नीति हमने पिछले अनुभव की
हम खुद उसी के पले बड़े हैं। वही अगर 21वीं सदी में चली, वही स्नॉब वर्ग जिसे कहते हैं, यानी पढ़ा लिखा मूर्ख वर्ग जिसको कहते हैं, शिक्षित मूर्ख, तो वह स्नॉब वर्ग अगर हम पैदा कर रहे हैं तो वह समाज और देश और दुनिया के लिए वो बहुत नुकसान की बात होगी। जिसे गुरुदेव ने सजे धजे मूर्ख बने ठने मूर्ख कहा था, यानी पढ़े लिखे तो हैं लेकिन संस्कारहीन है। आयरन रैंड ने इसी को डेकोरेटेड फूल्स कहा था। तो ये सारी बातों को भी यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था इसी वर्ग को, यही स्नॉब वर्ग जो है, कि शिक्षित वर्ग, शिक्षित श्वान कहा उन्होंने। शिक्षित श्वान की पूंछ को सीधा करना यह ब्रह्मदेव के भी बस की बात नहीं है। बड़े खींच के साथ उन्होंने बात कही थी। अभी आपको पता है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी की दृष्टि से इतना विकसित देश, लेकिन संस्कारहीनता के कारण अश्वेतों के साथ की लड़ाई में लूटपाट मच गई और हमारे यहाँ का गरीब मजदूर चुपचाप चिलचिलाती धूप में अपने घर की ओर निकल पड़ा। कोई विद्रोह नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई लूटपाट नहीं। ये अंतर होता है अध्यात्म का, शिक्षा का। तो टेक्नोलॉजी को अगर विज्ञान के साथ, अध्यात्म के साथ नहीं जुड़ाएंगे तो बहुत गफलत होने वाली है। विनोबा भावे ने कहा था, विज्ञान और अध्यात्म का मतलब सर्वोदय, और विज्ञान और राजनीति दोनों मिल जाए तो मान लीजिए सर्वनाश। तो हमको सर्वनाश चाहिए या हमको सर्वोदय चाहिए, यह आज हमको तय करने की घड़ी जो है वह एक प्रकार से आ गई है। वाल्मीकि, व्यास, होमर, शेक्सपियर, टैगोर, इन सब ने जो है एक प्रकार से हमको संकट की घड़ी में उत्साह दिया, आशा बंधाई, संस्कारित किया। गुरुदेव ठाकुर की कविता के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। बड़ी प्रसिद्ध कविता है जो हमारा राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक। उसके 5 चरण हैं, बंगाली में है वो। आगे के चरणों में, एक चरण में उन्होंने प्रभु राम को स्मरण किया, एक में कृष्ण को स्मरण किया, एक में गौतम बुद्ध को स्मरण किया और एक में अंत में विवेकानंद को स्मरण किया। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, अहरह तव आह्वान प्रचारित सुनि तव उदार वाणी, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमानी, पूर्व पश्चिम आसे ता सिंहासन पासे, यानी भारत माता के सिंहासन के पास प्रेम हार है गाथा, जनगण मन ऐक्य विधायक जय है भारत भाग्य विधाता, पतन अभ्युदय बंधुर पंथा युग युग धावित यात्री, तुम चीर सारथी तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि। श्री कृष्ण को स्मरण किया है कि बड़े दारुण वक्त में उनका जन्म हुआ। ऐसा रथ जो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चल रहा था, भारत का रथ, भारतीय समाज व्यवस्था, पतन अभ्युदय बंधुर पंथा, उस समय के भाई को, युग युग धावित यात्री, तुम चीर सारथी, तुम सारथी बन गए अर्जुन के, अर्थात भारत के सारथी बने। तुम चीर सारथी तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि, दारुण विपलव महादे तव शंख ध्वनि बाजे, जन गण मन पथ परिचायक। हे कृष्ण, तुम पथ परिचायक बने देश का, इस हिंदुस्तान का। जन गण मन पथ परिचायक जय है भारत भाग्य विधाता। और अगले चरण में उन्होंने गौतम बुद्ध को स्मरण किया। गौतम बुद्ध का वो कालखंड याद कीजिए, कर्मकांड, वैदिक कर्मकांडों से, शोषण से, और ये पूरा समाज एक प्रकार से व्यथित मथित था। और उस समय गौतम बुद्ध ने आकर इस देश को संवारा। घोर तिमिर घन निबिड़ निशीथे पीड़ित मूर्छित देशे, घोर तिमिर घन निबिड़ निशीथे, घना अंधेरा छाया हुआ था समाज में, देश में। घोर तिमिर घन निबिड़ निशीथे पीड़ित मूर्छित देशे, जाग्रत तव छिद अविचल मंगल नत नयन अमीशे।
उस समय अर्धोन्मिलित आंखों से इस देश को करुणा बाटी, देश को संभाला। जागृत तब छिल अविचल, उस पलों में, छिल मैंने क्षण पल, जागृत तब छिल, उस समय तुम जागे गौतम बुद्ध। जागृत तब छिल अविचल मंगल नित नयन, नत नयन अमीशे, दुस्वप्ने आतंके, आतंक का एक दुस्वप्ने देश देख रहा था। आतंक के दुस्वप्ने, आतंक के दुस्वप्ने सेवा करी ले अंके, तुमने इस भारत को अपने अंक में लिया, गोद में लिया। जनगण मन दुख त्रायक जय है, हे जनगण मन, हे देश के नेता, तुम दुख त्रायक बनकर, कष्टों का हरण करने वाले बनकर इस देश में अवतरित हुए। और अंतिम पंक्ति विवेकानंद के लिए है कि विवेकानंद ने देश के अंदर कैसा एक पौरुष जगाया, एक बल पैदा किया, एक आशा का संचार निर्माण किया, एक सूरज उगा और पक्षी गाने लगे। वो एक बड़ा सुंदर चित्र जो है वो बंगाली में खड़ा किया है। अंतिम चरण में, अंतिम पद में एक प्रकार से उन्होंने कहा, रात्रि प्रभातिल, रात्रि की प्रभा खत्म हो गई, रात्रि प्रभातिल उदिल रवि छवि, सूर्य का उदय हुआ। रात्रि प्रभातिल उदिल रवि छवि, गाहे विहंगम पुण्य समीरण नव जीवन रस ढाले। पक्षी गाने लगे, गाहे विहंगम पुण्य समीरण, पवित्र पवन बहने लगा। गाहे विहंगम पुण्य समीरण नव जीवन रस ढाले। तब करुण अरुण रागे, तुम्हारे करुण और अरुण राग, अरुण राग नया शब्द विज्ञान दिया, यानी आशा का, अरुण रंग में सूर्य का उदय होता है। तो विवेकानंद की वाणी में वह अरुण रंग था जिससे नए भारत का जन्म हुआ। तब करुण अरुण रागे निद्रित भारत जागे, जनगण मन आशादायक जय है, भारत भाग्य विधाता। तो इस प्रकार से भारत का जन्म हुआ। भारत एक नए आशा के साथ एक नया देश बनकर, और यहाँ पर उसने जो है वो एक प्रकार से इस देश को दिशा दी। तो इस प्रकार का साहित्य जो संकट की घड़ी में वह हमको बल देता है, साहित्य, वह भाषा, तो यह सब इस सूचना तकनीकी के माध्यम से जन जन तक जाए, जन तक पहुँचे, और इस देश का और इस भारत का भला हो, दुनिया का भला हो, विश्व बंधुत्व की भावना उभरे। इसी अपेक्षा के साथ आपने अपने जीवन का बहुमूल्य ऐसा समय में मुझे दिया, इसलिए आप सबके प्रति कृतज्ञता फिर एक बार, महाविद्यालय के प्रति, प्राचार्य के प्रति, और अंग्रेजी विभाग के गांजावार, कापावार, इन सब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद।